नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई सिविल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में है। और सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और ये लेक्चर है आज का लेक्चर 4। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स की बात कर चुका हूं। अगर आपने 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके 3 लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन से तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन हमारे हर एक क्वेश्चन से बनेंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है। और जो मैंने टेबल्स लगा रखी है यहाँ पर, जो भी चीज़ें एडिशन में लगा रखी हैं, उन चीज़ों को भी आपको याद करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तैयार करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ए सीमेंट कंटेंट needed in 1 meter cube of a reinforcement concrete which is exposed to sea weather condition is in किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन कौन सी दे रखी है? एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन। एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन है, और उसके लिए मिनिमम सीमेंट कितना यूज करेंगे? एक यानी कि 1 मीटर क्यूब रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के लिए, यानी कि 1 मीटर क्यूब आरसीसी लें हम, तो उसके और कंडीशन दे रखी है सी वेदर कंडीशन, उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना लगेगा। तो कितना लगेगा अब देखते हैं। तो कंडीशन कौन सी हमारी? एक्सपोज टू सी वेदर कंडीशन। इसके लिए मिनिमम कितना है? 340। क्या 340 ऑप्शन में है? नहीं है। तो 340 के नियर बाई है ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ ए विंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर सरफेस। तो जो सर्कुलर सरफेस है उसके लिए विंड रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 2/3। किसके लिए? सर्कुलर सरफेस के लिए। अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर और दूसरा है हमारा स्क्वायर। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें तो ये वैल्यू होती है 1। आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, percentage of a steel for balanced design of a singly reinforced rectangular section by limit state method depends upon। इसका मतलब क्या है कि percentage of a steel होता है singly reinforced rectangular section में limit state method से किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसके अंदर बीच में एक लाइन खींचते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। अगर हमने एक साइड में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया है तो उसको हम लोग कहते हैं सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। अगर मान लीजिए हमने दोनों साइड में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया तो उसको कहते हैं हम लोग डबली रीइंफोर्स सेक्शन। अब कह रहे हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट है यानी कि एएसटी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? देखते हैं एक बार। देखो, बैलेंस सेक्शन है। अब बैलेंस सेक्शन में यानी कि टेंशन इज इक्वल टू कंप्रेशन। हम जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, याद रखना है आपको। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई? स्ट्रेस इंटू एरिया। अगर हम टेंशन की बात करें तो यहां भी स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। फोर्स की बात करेंगे अभी हम, और यहां भी क्या होगा? स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। अब देखिए, टेंशन वाले पोर्शन के लिए स्ट्रेस इंटू एरिया क्या होगा? स्ट्रेस की वैल्यू टेंशन के लिए होगी 0.87 इंटू FY, और एरिया की वैल्यू होगी AST लिमिटिंग। ठीक है, तो ये क्लियर है। कब? टेंशन साइड में। अगर कॉम्प्रेशन की बात करें तो कॉम्प्रेशन में 0.36 FC के, अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो स्ट्रेस क्या होगा इसमें? 0.36 FC के, और एरिया क्या होगा? B इंटू एक्स लिमिटिंग। ये एक्स लिमिटिंग जो है ये ऊपर आएगा, तो ये एरिया हो गया आपका। इस तरीके से इन दोनों को इक्वल कर दिया। जब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहां से अगर मुझे AST लिमिटिंग निकालना है, अच्छा परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टील को PT लिमिटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो PT लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है AST लिमिटिंग अपॉन BD इंटू 100। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर मैं AST लिमिटिंग की बात करता हूँ तो AST लिमिटिंग के लिए अगर हम बात करें तो AST लिमिटिंग किसके बराबर होगा? यहाँ से इसमें से AST लिमिटिंग की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो AST इज इक्वल टू क्या होगा? 0.36 FC के B एक्स लिमिटिंग अपॉन 0.87 इंटू FI। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AST लिमिटिंग की जगह हमने क्या रख दिया है? हमने इस चीज़ को पुट कर दिया है, इसको पुट कर दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा ये आएगा PT इज इक्वल टू 41.38 FC के अपॉन FI इंटू एक्स लिमिटिंग अपॉन D। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही है इसमें, FCK और FI। FCK क्या है? करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FI क्या है?
यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। अब देखिए या इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ए आंसर भी होगा हमारा और बी आंसर भी होगा। तो ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके का एक या दो क्वेश्चन हर एक सेट में यानी कि हर एक पेपर में आता है एसएससी जेईई में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर करना क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको किसी एक पर टिक करना है। अगर आप टिक करेंगे तो आपको इसका नंबर जरूर मिलेगा, आप किसी पर भी टिक कर दीजिए इनमें से। चलिए नेक्स्ट, पार्शियल सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील आर 1.5 एंड 1.15 रेस्पेक्टिवली। बिकॉज देखो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कंक्रीट के लिए 1.5 होती है और स्टील के लिए 1.15 होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट को हम फील्ड में बनाते हैं, स्टील को हम लोग वर्कशॉप के अंदर बनाते हैं। तो जब फील्ड में किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब हम वर्कशॉप में क्वालिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने कहा कि भाई अगर मुझे कंक्रीट फील्ड में बनाना है, मुझे चाहिए टेम्परेचर 27, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, तो 27 चाहिए। क्या हम वहाँ पर फील्ड में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई सूरज का टेम्परेचर थोड़ा ना कम कर सकते हैं हम, 27 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा ना कर सकते हैं, वो तो नेचुरल है। इसी वजह से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहाँ पर ज़्यादा लेते हैं। अगर हम वर्कशॉप की बात करें, अगर मुझे 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेना वर्कशॉप के अंदर, तो वहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि हम क्वालिटी जो होती है कंक्रीट की, क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो कंक्रीट में हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू स्टील। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर बी होगा। द कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इज नॉट एज गुड एज दैट ऑफ ए स्टील। समझ गए? अगर हम बात करें इसमें ए में, तो ए का मतलब क्या था, कंक्रीट इज हेट्रोजीनियस वाइल स्टील इज होमोजीनियस। देखिए स्टील जो कंक्रीट जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, बिल्कुल सही बात है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि कोई भी जैसे अगर कंक्रीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कंक्रीट जो होता है वो कई चीज़ों से मिलकर के बनता है, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। अगर हम सी की बात करें, ऑप्शन सी की, तो कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। तो वीक इन टेंशन का मतलब क्या हुआ कि कंक्रीट क्या होता है, टेंशन में वीक होता है। ये बात भी सही है। वॉइड्स इन कंक्रीट आर 0.5% वाइल दोज इन स्टील आर 0.15%। यानी कि ऑलमोस्ट इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो सारे ही ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, वो बी। किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शंस नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग। अब कह रहे हैं कोई भी प्लेन सेक्शन है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी। ये अजम्पशन है। तो अजम्पशन किस में लेते हैं? दोनों में ही लेते हैं, लिमिटेड स्टेट मेथड में भी और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी, दोनों में लेते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कोई दो चीज़ें दिखाई दे रही है आपको। बिफोर बेंडिंग, ऊपर वाला बिफोर बेंडिंग है। तो बिफोर बेंडिंग का मतलब है कि अगर इसमें हम लोग क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो देखिए प्लेन ही दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है ना प्लेन। और बेंडिंग के बाद की बात कर रहे हैं तो बेंडिंग के बाद भी ये प्लेन दिखाई दे रहा है। तो ये जो एजम्पशन लेते हैं, ये एजम्पशन दोनों में लेते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी और लिमिट स्टेट मेथड में भी। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझें हम कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी बीम है, ये कोई बीम है, अभी इसमें बेंडिंग नहीं हुई है ना, ये मान लीजिए बीम है, अभी इसमें क्या हुआ है, बेंडिंग नहीं हुई है, ये है इस तरीके से, इसमें अभी कोई बेंडिंग नहीं हुई है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर क्रॉस सेक्शन कट करता हूं तो हमें सेक्शन कैसा दिखाई देता है भाई, नॉर्मली दिखाई देता है ना। तो बेंडिंग नहीं हुई अभी, अगर हम यहां की बात करें तो कैसा सेक्शन दिखाई देगा, एक नॉर्मल सेक्शन दिखाई देगा। अगर हम बात करें बेंडिंग के बाद की, तो बेंडिंग किस तरीके से होगी, इसमें बेंडिंग जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अगर मान लीजिए यहां पर जब बेंडिंग हुई है तो ये लाइन जो वर्टिकल थी ये इनक्लाइंड हो जाएगी हमारी। जब ये लाइन इनक्लाइंड होगी यहाँ पर तो इसमें जो सेक्शन होगा
तो वो भी सेक्शन वर्टिकल की जगह कैसा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा, लेकिन रहेगा कैसा, नॉर्मल। तो इसका मतलब यही है कि जब कोई भी प्लेन सेक्शन होता है हमारा, वो बेंडिंग से पहले भी नॉर्मल रहता है और बेंडिंग के बाद भी नॉर्मल रहता है। ये दोनों में कंसीडर किया जाता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी और लिमिट स्टेट मेथड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाइल एस्टिमेटिंग ए reinforced cement structure the omitted cover of concrete is assumed। जब हम reinforced cement structure को estimate करते हैं तो वहाँ पर जो कवर होता है कंक्रीट में वो कितना लेते हैं। पहला है हमारा एट द एंड ऑफ रीइंफोर्सिंग बार नॉट लेस देन 15 mm, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट बार का एंड होता है उसमें 15 mm से कम नहीं होना चाहिए, और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार का डबल, या फिर बार का डबल। अगर मान लीजिए बार 16 mm का है तो ये 32 mm हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक। तो इन थिन स्लैब, कोई भी थिन स्लैब है उसमें क्या करेंगे, 12 mm, ये बात भी सही थी। इन थिन स्लैब्स 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर, ये बात भी सही है। नेक्स्ट, फॉर reinforcing longitudinal बार इन ए 25 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ टारगेट बार विच एवर इज मोर। देखिए अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बार की बात करें तो उस बीम में या तो मिनिमम 25 mm और टारगेट बार जो भी इसमें ज़्यादा होगा उसको लेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू विथनीज थ्योरी द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेस ब्लॉक in a balanced RCC beam section of depth D is depends upon। जो पहली बात तो ये है कि विथनीज थ्योरी जो होती है, विथनीज थ्योरी कंसीडर करते हैं हम अल्टीमेट लोड थ्योरी में। किसमें, अल्टीमेट लोड थ्योरी, ठीक है। अच्छा, तो मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो स्ट्रेस ब्लॉक में, तो मैक्सिमम डेप्थ कौन सी होगी, ए, जो कि आप ये इसको देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ए। अब ए की जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू होती है 0.537 डी, किस में, जब विथनीज थ्योरी की बात होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.53 डी। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेन डायग्राम था और ये स्ट्रेस डायग्राम है, किसमें, अल्टीमेट लोड मेथड में। इस तरीके का बनता है जैसा आप देख रहे हैं पिक्चर में। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई, क्या क्या सेटिस्फाई करना चाहिए सर्विसेबिलिटी में, लिमिट स्टेट मेथड में, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग दोनों को सेटिस्फाई कराना चाहिए। नेक्स्ट, द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो आरसीसी होता है, आरसीसी के लिए यूनिट वेट यानी कि गामा की वैल्यू कितनी होती है, तो गामा की वैल्यू आरसीसी के लिए जो होती है ये होती है आपकी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है पीसीसी के लिए गामा की वैल्यू होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन गलत नहीं है ना, इसके ऑप्शन गलत हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया उसने, हमारी माइंड की एबिलिटी को चेक किया है। वो कैसे, देखो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये वैल्यू होती है, आरसीसी के लिए 2500 होता है, तो क्या इसमें 2500 है, नहीं है, नहीं है ना, तो इस तरीके से ऑप्शन गलत हो जाना चाहिए, नहीं गलत नहीं है। अगर पीसीसी की बात करें तो पीसीसी के लिए 2400 होता है, तो 2500 के नियर बाई कौन सी वैल्यू है, 2400 है तो ये पीसीसी की वैल्यू, लेकिन आरसीसी की वैल्यू पूछी थी। अब दूसरी वैल्यू इसमें है नहीं, 2500 है नहीं, जब 2500 नहीं है तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, उस केस में हम 2400 कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज। अब इसमें कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रीइंफोर्स कंक्रीट, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेट, कब, कंप्रेशन में, रीइंफोर्स कंक्रीट की अगर बात करें तो उसमें जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहती है 0.44
0.45 FC के। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.44 FC के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यू पूछी जाती है। मैंने ये जो डायग्राम लगाए ना, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू भी पूछी गई है यहाँ पर। अब ये वैल्यू भी पूछी गई है, ये वैल्यू तो आपके इसी क्वेश्चन में पूछी गई है। ये वैल्यू पूछी गई है स्ट्रेन की वैल्यू, ये स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेन डायग्राम की वैल्यू टेंशन साइड में कितनी होती है और कंप्रेशन साइड में एक्सट्रीम फाइबर पर कितनी होती है, ये होती है। अब स्ट्रेस की वैल्यू टेंशन साइड में 0.87 FI होती है, कंप्रेशन साइड में मैक्सिमम फाइबर पर 0.445 FC की होती है। तो ये सारी वैल्यू भी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और यहाँ पर हमने केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं तैयार किए हैं, तो तकरीबन 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए आज हमने। तो इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और RCC को कंप्लीट कराऊंगा मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। थैंक यू, टेक केयर।